सो हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी के साथ। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर प्रयास कर रहे होंगे अपनी सफलता के लिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। अभी तक हमने डाइजेशन चैप्टर को कंप्लीट किया था। बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। उसमें कई चीजें हमने देखी थी, डाइजेशन किस प्रकार होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे रेस्पिरेशन, जिसको श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन उसको नोट कर लीजिएगा या माइंड में रख लीजिएगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हम फैट्स और मिनरल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें जो हमने फ्लोरेसिस के उसके फंक्शंस के बारे में देखा था, तो फ्लोरेसिस में एक बाय मिस्टेक जो है मैंने ये बता दिया था कि डिक्रीज़ होने पर फ्लोरेसिस कॉज़ होता है, अगर अमाउंट डिक्रीज़ हो जाता है, पर वो गलत होगा। वहाँ पे आप उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। फ्लोरीन का अमाउंट अगर इंक्रीज़ होता है, फ्लोराइड का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, तब जाके फ्लोरेसिस कॉज़ होता है। ठीक है? एक इन्फॉर्मेशन था, अपडेट था, मैं सोचा बता दूँ उसको। बाय मिस्टेक वो हो गया था। और उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं कुछ नया इसमें क्रिएटिव करना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर्स के दौरान। तो सोच रहा हूँ कि जब भी लेक्चर्स जो है एंड होंगे, उसके 5 से 10 मिनट पहले जो है, मैं हर एक लेक्चर में कोशिश करूँगा कि 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है? इससे आपको हेल्प मिलेगी, कांसेप्ट भी आपका क्रिस्प एंड क्लियर होगा। तो यही मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो हैं, लास्ट के 5 टू 10 मिनट्स में जो है कंप्लीट कराए जाएँ या प्रैक्टिस कराए जाएँ। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपने नए चैप्टर के साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमको ज़िंदा रहने के लिए साँस लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो हमारे लिए दिक्कतें, हमारे फेफड़ों में दिक्कतें जो हैं क्रिएट होती हैं, ठीक? तो रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या? उसका डेफ़िनिशन क्या है? क्या-क्या प्रोसेसेस हैं? और कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं? प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है? एनिमल में रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है? ये सब चीज़ें हम जो है इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक सिंपल सी डेफ़िनिशन के साथ हम शुरुआत करते हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात देखा जाए, तो ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल तरीका है उससे एनर्जी निकालने का, फूड से। तो जो हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है? जो हम फूड जो है इनटेक करते हैं, उससे जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है हमारी बॉडी, उसको एक रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है? रेस्पिरेशन, और इससे क्या करता है, उस एनर्जी का क्या काम है? बॉडी के मूवमेंट में, मेटाबॉलिज़्म में वगैरह-वगैरह या ग्रोथ में जो है यूज़ होता है, ठीक है? तो यही डेफिनिशन यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनिशन लिखी हुई है कि रेस्पिरेशन इज़ अ बॉडीज़ वे टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक? व्हिच इज़ यूज्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, रिपेयर एंड मूवमेंट। जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो शरीर हमारा शिथिल होगा, एनर्जी लो फील होगा, और हम जो है जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य नहीं कर सकते या करने में अक्षम होंगे, ठीक है? तो ये हमारे बॉडी का एक तरीका है, जो कि फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना और उस एनर्जी को जो है मूवमेंट में, ग्रोथ में, इन सब चीज़ों में जो है इस्तेमाल करना, ठीक? अब बात करते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो इसकी डेफिनिशन क्या हो सकती है? तो हम ये बता सकते हैं कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं? जैवी है, जैवी प्रोसेस है। और केमिकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस भी है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज़्म, जो सजीव हैं, वो क्या करते हैं, O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं, किस लिए? एनर्जी को जनरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो अगर बायोलॉजिकल टर्म में अगर डेफिनिशन पूछी जाए, तो रेस्पिरेशन इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन O2 एंड रिलीज़ CO2 टू जनरेट एनर्जी। ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है अभी तक के लिए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ठीक? अब एक शब्द हमारे दिमाग में आता है, साँस लेना, ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है? ब्रीथ जो कर रहे हैं हम, तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? अगर रेस्पिरेशन का मतलब ये है, तो ब्रीथिंग का मतलब क्या है? ठीक? तो ब्रीथिंग का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि एक ये तालबद्ध तरीके से प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तालबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें हम एयर को सिंपली इन करते हैं और एयर को आउट करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, O2 CO2 क्या है? एक तरह से एयर के फॉर्म में ही अंदर जा रहा है
और एयर के फॉर्म में ही बाहर निकल रहा है, ठीक? तो इसीलिए उसको क्या हमने नाम दिया ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है? रेस्पिरेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपका बायो इसीलिए तो बायोकेमिकल प्रोसेस बोला गया है। उसमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होती हैं। ब्रीदिंग एक सिंपल टर्म है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हवा जो है हमारे फेफड़ों में जा रही है और वहाँ से हवा बाहर निकल रही है, ठीक? लेकिन रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि एनर्जी से रिलेटेड बात की जाती है उसमें। तो ब्रीदिंग का सिंपल सा डेफिनिशन है, ब्रीदिंग इज़ द रिदमिकल प्रोसेस रिदमिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज को जो है गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो एयर इन अंदर जाती है फेफड़ों में और जो एयर बाहर आती है, वही प्रोसेस जो है ब्रीदिंग कहलाती है, ठीक है? इसीलिए एक ये भौतिक प्रोसेस है। केमिकल का इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, केमिकली कोई सीरीज ऑफ रिएक्शंस नहीं हुई। सिंपली हमने क्या बोला ब्रीदिंग का मतलब कि एयर अंदर जा रही है और एयर बाहर आ रही है, ठीक है? तो इसलिए ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेशन क्या है, एक ब्रॉडर टर्म में है, ब्रॉडर टर्म है, ठीक है? और ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। ब्रीदिंग क्या है, उसी के अंदर आ जाता है, ठीक? जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम भोजन लेते हैं या हमारा बॉडी जो होता है कार्बन पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन पदार्थ का बना होता है, ठीक है? अब उस कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सीजन जब जलता है तो कार्बन के साथ जलेगा, ठीक है? तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2। वही काम तो होता है रेस्पिरेशन में। उससे एनर्जी क्रिएट हो रही है, CO2 बाहर निकल रही है क्योंकि टॉक्सिक गैस है वो, ठीक? तो रेस्पिरेशन इसीलिए ब्रॉडर टर्म है और जो ब्रीदिंग है उसका एक पार्ट है, ठीक है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है? तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स इन O2 एंड रिलीज़ CO2 टू जनरेट एनर्जी। ऊर्जा जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकालना ही एक जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस है। अब ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि सीरीज़ ऑफ रिएक्शन इसमें चलती हैं, ठीक? दूसरी बात ये ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ अ रिदमिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए जो एयर को लंग्स के अंदर ले जाना और लंग्स के बाहर फिर उसके बाद निकालना एयर को। ये है एक ब्रीदिंग प्रोसेस सिंपल सा। ब्रीदिंग इसीलिए फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है? ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। होप सो आपको ये सिंपल सी चीज़ जो है क्लियर हुई होगी, डेफिनिशन क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे आगे चल के। अब देख लेते हैं थोड़ा-सा ब्रीदिंग रेट के बारे में, श्वास दर के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट एज में कैसा-कैसा श्वास दर होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी प्राप्त करेंगे। होप सो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी चीज़ क्लियर ना हो रही हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसका जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम ब्रीदिंग रेट के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। अगर हम ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करें, ब्रीदिंग रेट श्वास दर के बारे में बात करें अगर तो, ठीक है? श्वास दर, ठीक? तो अगर हम एडल्ट के बारे में बात करें, एडल्ट में जो है ये एडल्ट में जो ब्रीदिंग रेट होता है 16 टाइम्स पर मिनट होता है। कितना होता है? 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक? अब बात करते हैं अगर इन्फैंट के बारे में, जो बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है अगर, तो उसके बारे में अगर बात की जाए, अगर इन्फैंट्स के बारे में बात की जाए, तो इन्फैंट्स का ब्रीदिंग रेट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इन्फैंट्स का ब्रीदिंग रेट जो है 32 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक? अब आगे बात करें अगर जैसे 5 साल या 6 साल तक का बच्चा है, 5 टू 6 ईयर ओल्ड, ठीक है? उसकी ब्रीथिंग रेट 26 मिनट पर 26 टाइम्स होती है, 26 टाइम्स पर मिनट, ठीक? 26 टाइम्स पर मिनट होती है। और अगर हम ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज इन द सेंस कि जैसे 50 ईयर ओल्ड का कोई पर्सन है, तो उसका 18 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है?
तो दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है आपके, या हमारे एक दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है कि ब्रीथिंग रेट का ट्रेंड क्या होता है? अगर एज वाइज़ देखा जाए, बचपन से लेके अब इन्फैंट से लेके अगर हम ओल्ड एज तक देखा जाए तो उसका ट्रेंड क्या हो सकता है? एक सवाल ये भी बन सकता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जैसे हो सकता है कि ऑन इंक्रीजिंग एज व्हाट विल बी द ब्रीथिंग रेट? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि फर्स्ट डिक्रीज़ देन इंक्रीज़। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये था 32 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद अगर 5 टू 6 ईयर ओल्ड में बात की जाए तो 26 टाइम्स पर मिनट हुआ, थोड़ा-सा घटा, ठीक है? 6 टाइम्स तो घटा। उसके बाद अगर हम बात की जाए एडल्ट में आते हैं, एडल्ट में हमने देखा 16 टाइम्स पर मिनट हो गया, उससे ज़्यादा और घट गया, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती गई, 50 ईयर ओल्ड, 55 ईयर ओल्ड या 60 ईयर ओल्ड में देखा तो 18 टाइम्स पर मिनट। ये वेरी करता है 18 टू 25 टाइम्स पर मिनट। ठीक है? और ऑन एन एवरेज 18 अगर हम ले लें, तो आपने ट्रेंड देखा इसमें कि पहले सबसे ज़्यादा था, उसके बाद फिर कम होता गया, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज़ किया। एडल्ट में 16 टाइम्स था, लेकिन 50 ईयर ओल्ड में जो है 18 टाइम्स पर मिनट हो गया। तो पहले डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा। ठीक? इस सवाल का भी जवाब क्लियर हो गया आपको? ठीक है? एक सवाल और पैदा होता है कि प्लांट्स में कैसा रेस्पिरेशन होता है? मतलब डे टाइम में भी होता है कि नाइट टाइम में भी होता है? तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन तो देखिए दोनों टाइम होता है, ठीक है? अब जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है? प्लांट्स में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड की बात की जाए, ये प्लांट्स की बात हो रही है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड किस प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस से होता है, ठीक है? ओनली इन डे टाइम, ओनली इन डे टाइम। ये सिर्फ़ दिन में होती है प्रक्रिया, ठीक है? खाना बनाने की प्रक्रिया प्लांट्स में सिर्फ़ दिन में होती है। बट अगर हम बात किया जाए इसमें क्या होता है प्रोसेस में? CO2 टेक्स इन एंड O2 टेक्स आउट। इस प्रोसेस में क्या होता है? CO2 जो है लिया जाता है, CO2 एज़ अ रॉ प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद O2 जो है निकलता है बाहर। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात की जाए, जो एनर्जी उन्होंने फूड जो प्रिपेयर किया है, उससे एनर्जी निकालना, ठीक है? एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी फ्रॉम फूड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है? ये अकर इन बोथ डे एंड नाइट, दिन और रात्रि दोनों में ये होता है। लेकिन ये पता है आपको, ये जो है ऑपोज़िट होता है फोटोसिंथेसिस के। इसमें क्या होता है कि O2 को लिया जाता है, रेस्पिरेशन में क्या है? O2 इनटेक किया जाता है और CO2 आउट होता है, ठीक है? बात क्लियर है? तो प्लांट्स में आपने समझ लिया, क्लियर किया कि अगर जो प्रोसेस होता है फूड प्रिपेयर करने का, वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। वो सिर्फ़ डे टाइम में अकर होता है। लेकिन अगर बात की जाए रेस्पिरेशन की, जो फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, तो वो उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं डेफिनिशन में। और लेकिन वो जो है दोनों टाइम होती है, चाहे नाइट हो, चाहे डे हो, वो दोनों टाइम अकर होती है। पर उसका सेंस अलग होता है इसमें कि O2 इसमें जो है क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है और CO2 जो है बाहर निकाला जाता है। ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन के कौन-कौन से टाइप्स हैं। और फिर हम उसके बाद फर्दर उन टाइप्स में भी देखेंगे कि टाइप्स में क्या-क्या है, कैसे प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ क्लास में, ताकि इसी क्लास में आपको रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए, और इससे बाहर कहीं भी नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, इतनी तो बात क्लियर है। ठीक है? एग्ज़ाम में इससे बाहर आपके लेवल पे नहीं पूछेगा। तो होप सो आप उसको पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो चलिए
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस में बढ़ने से पहले उसके पहले कुछ बातें और हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन में। जैसे कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग के दौरान, तो उसमें कितनी मात्रा जो है ऑक्सीजन की इनटेक होती है या कितनी मात्रा जो है बाहर निकलती है, CO2 का क्या है, कितने परसेंटेज बाहर निकलता है, कितने परसेंटेज इन होता है। ये भी डेटा थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है? ये डेटा के ट्रेंड से हम पता लगाएँगे कि गैसियस एक्सचेंज किस प्रकार होता है। तो जो एयर इन होता है, इन्हेलेशन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? इन्हेलेशन बोलते हैं या इंस्पायरेशन बोलते हैं? इंस्पायरेशन, ठीक है? और दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन, एयर को बाहर निकालना, ठीक? एक्सपायरेशन। अगर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 की बात की जाए, किसकी बात की जाए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, N2, O2, CO2, ठीक है? अगर बात की जाए, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% हम इनहेल में जाता है, ठीक है? नाइट्रोजन की जैसा पता है हमें 78%, ठीक? ये डेटा याद कर लीजिएगा एज़ सच। और अगर पूछता है इंस्पिरेशन में कितना अमाउंट जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है या कंट्रीब्यूट करता है, तो आप इसको बता सकते हो, ठीक है? और CO2 की बात की जाए तो 0.03%, 34%, ठीक है? लेकिन अगर एक्सपायरेशन की बात की जाए तो ये डेटा तुरंत चेंज हो जाता है। जो CO2 होता है वो 4% पे आ जाता है। ज़ाहिर-सी बात है CO2 टॉक्सिक है तो हमारे बॉडी से वो रिलीज़ होना चाहिए बाहर के साइड। अब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उसके बाद कार्बन बर्न होता है, तो CO2 फ़ॉर्म करता है जो कि टॉक्सिक होता है और वो रिलीज़ करता है, तो थोड़ा अमाउंट इसका बढ़ जाता है। N2 तो उतना ही रहेगा, 78% ही, और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 18% पे आ जाती है, ठीक है? या 17% कह लीजिए, 17% उसको ले सकते हैं हम, 17 टू 18%, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो गैसियस एक्सचेंज जो ब्रीथिंग के समय होता है, इंस्पायरेशन में वो जो होता है N2 जो 78% रहता है, O2 21% है और उसके बाद CO2 जो होता है 0.034% है। बट जैसे ही ये एक्सपायरेशन की बात आती है तो N2 तो सेम रहेगा लेकिन ऑक्सीजन वेरी कर जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो 17 टू 18, क्योंकि बर्न हुआ है ना ये। ऑक्सीजन अगर बर्न होता है तो फिर CO2 फॉर्म करेगा। कार्बन के साथ अगर वो बर्न हो रहा है तो वो क्या फॉर्म करेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म बनाएगा? CO2 बनाएगा। तो CO2 जो है कुछ पार्ट जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होने के बाद। तो CO2 जो है 4% लगभग जो है अप्रॉक्सिमेटली 4% जो है ये रिलीज़ होता है। ठीक है? और बात करें हम हमारे लंग्स में जो डिफरेंट कैपेसिटी होती है, एयर को होल्ड करने की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, ठीक है? तो उसको हम वॉल्यूम्स में रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लंग्स को फंक्शन करने के लिए। अगर एयर बिल्कुल ही नहीं रहेगा तो लंग्स जो है कोलैप्स कर जाएँगे, ठीक है? अगर एयर बिल्कुल नहीं रहेगा लंग्स में, तो वो एयर टाइट चैम्बर कैसे हुआ? ठीक, वो कोलैप्स कर जाएँगे। तो हम कुछ अब वॉल्यूम्स के बारे में हम लंग्स में पढ़ेंगे कि हमारे लंग्स में कौन-कौन से वॉल्यूम्स जो हैं हमको पढ़ने होते हैं। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम इन लंग्स के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में बात करेंगे? वॉल्यूम्स ऑफ एयर जिसको होता है, वॉल्यूम्स ऑफ एयर, ऑब्वियसली वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन आवर लंग्स, ठीक है? हम इसके बारे में बात करेंगे। तो 4 बेसिकली हम पढ़ेंगे इसमें। पहला रहेगा आपका टाइडल वॉल्यूम, दूसरा रहेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा रहेगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। चौथा क्या रहेगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम टाइडल वॉल्यूम से। इसके वॉल्यूम जो मैं लिखूँगा इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये कई बार जो है पूछा गया एग्ज़ाम में, डिफरेंट एग्ज़ाम में, बायो में, ठीक है? तो बात करते हैं टीवी की। ये है 500 ml जो है प्रेज़ेंट होता है। ठीक है, कितना होता है ये? 500 ml प्रेज़ेंट होता है, ठीक? अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर डेफ़िनिशन की बात की जाए हम प्रॉपर अगर इसमें, तो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात की जाए, तो जब नॉर्मल ब्रीथिंग हम करते हैं, तो कितना अमाउंट जो है नॉर्मली जो इनटेक किया जाता है या रिलीज़ किया जाता है,
उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग के समय जो अमाउंट ऑफ एयर इनटेक होता है या रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अमाउंट ऑफ एयर इनटेक और रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल श्वसन के समय जो भी अमाउंट ऑफ एयर इनटेक किया जाता है या रिलीज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इसका अमाउंट कितना होता है? 500 ml। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, 500 ml होता है इसका अमाउंट। कितना होता है? 500 ml। 500 ml होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक, तो चलिए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में हम बात करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आईआरवी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए, मतलब कितना एमएल लंग्स में जरूरत होती है? 2000 टू 3000 ml। कितना? 2000 टू 3000 ml। कितना होता है? 2000 टू 3000 ml ऑफ एयर। ठीक है, किसका? 2000 टू 3000 ml ऑफ एयर की कैपेसिटी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? जब हम लॉन्ग ब्रीथ करते हैं, बहुत लंबी सांस लेते हैं, तो जो मैक्स अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं या ठीक है उसको इनटेक करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनटेक ड्यूरिंग लॉन्ग ब्रीथ इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं द मैक्स अमाउंट ऑफ एयर द मैक्स अमाउंट ऑफ एयर इनटेक इनटेक ड्यूरिंग intake the max amount of air intake during long breath। ठीक है, एक लंबी श्वास में जब हम जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनटेक किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम देखा हमने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, और दोनों की वैल्यूज भी देखी हमने कि टाइडल वॉल्यूम में कितना वैल्यू एयर लिया जाता है? 500 ml ऑफ एयर। और आईआरवी में कितना लिया जाता है? 2000 टू 3000 ml ऑफ एयर जो है, 2 से 3 लीटर जो है हवा का लंग्स में जाता है। ठीक है, जब हम इनटेक करते हैं लॉन्ग ब्रीथ में। अब आगे बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद लास्ट में रहेगा हमारा रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, या रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। तीसरा है एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए, अगर इसको याद करना, कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है एक्सपायर किया जाता है लॉन्ग ब्रीथ में, ठीक है, या लॉन्ग ब्रीथ में जिसको बोलते हैं, तो ये होता है अमाउंट इसका 1000 ml। ठीक है, 1000 ml ऑफ एयर जो है ये एक्सपायर किया जाता है ब्रीथ में। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर रिलीज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ब्रीथ। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर रिलीज्ड इन लॉन्ग ब्रीथ। लॉन्ग ब्रीथ जिसको फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, मतलब आप बहुत गहरी सांस लेके उसके बाद उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो द मैक्स अमाउंट ऑफ एयर रिलीज्ड इन लॉन्ग ब्रीथ इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो 1000 ml है। 1000 ml जो है एयर जो है ये रिलीज करते हैं, मैक्स अमाउंट जो होता है। ठीक, अब बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की। चौथा लास्ट है अपना रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए, पहले सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं।
1000 से 1500 ml ऑफ एयर जो है, ये होता है। अब रेज़िडुअल वॉल्यूम का होता क्या है मतलब? मतलब की अगर बात की जाए तो रेज़िडुअल वॉल्यूम होता क्या है? तो रेज़िडुअल मतलब जो है बचा हुआ। रेज़िडुअल मीन्स क्या होता है? बचा हुआ। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि बचा रहता है ब्रीदिंग के बाद या ड्यूरिंग ब्रीदिंग के समय जो है द अमाउंट ऑफ एयर बचा हुआ रहता है लंग्स में, उसको हम बोलते हैं रेज़िडुअल वॉल्यूम और इसका बचा होना ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है इसको कि कुछ ना कुछ एयर जो है हमारे लंग्स में होना चाहिए। ठीक है? विदाउट उसके फंक्शन नहीं करेगा। हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ एयर अमाउंट ऑफ एयर रिमेन, ठीक है, इन लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के समय जो एयर रिमेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो एक बात ये भी आता है कि हम कितना जो अमाउंट ऑफ एयर है, एयर की अगर हम बात की जाए, तो टोटल कितना अमाउंट जो है, ये सारे वॉल्यूम्स को मिला के हो जाता है, जो कि हम जो है एक बार में उसको प्रक्रिया में रेस्पिरेशन में लाते हैं। ठीक है? तो अगर इन चारों को ऐड कर दिया जाए, इन चारों को अगर ऐड कर दिया जाए, जैसे कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है? इनको इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे कि इसकी वैल्यू पता थी 500 ml, ठीक है? 2000 टू 3000 ml, 1000 ml, 1000 टू 1500 ml, ठीक है? अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो ये आते हैं 6000 ml एप्रॉक्स या 6 लीटर, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा और इनके वॉल्यूम्स की वैल्यू जो है हमेशा याद रखिएगा। एग्ज़ाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं इसको, ठीक? इतनी बात क्लियर है? तो चलिए, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा इसमें रेस्पिरेशन में क्या है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें अगर, तो बेसिकली देखा जाए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में तो या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा या तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा। इस बेसिस पे जो है रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट कौन-कौन से हैं वो हम देखेंगे अभी, ठीक है? होप सो आपको क्लियर होगा, क्रिस्प एंड क्लियर हो रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करें, ये भी बताएँ और कोई फीडबैक हो तो वो भी आप दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें अगर, तो 2 टाइप के हमने देखे रेस्पिरेशन, कौन-कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन-सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। दूसरा अगर बात करें तो एनएरोबिक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। डिफरेंस क्लियर है? इन द एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है? ये बहुत से उसमें एग्जांपल की अगर बात की जाए तो यीस्ट हो गया, सम बैक्टीरिया हो गए, ठीक है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और बात की जाए एनिमल्स में भी इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप के ही होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए, अब जैसे हमने देखा है कि एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज़ को एज़ अ कंसीडर करते हैं,
तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने पर क्या-क्या बनता है? चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। देख लेते हैं कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने पर किस प्रोसेस के थ्रू होता है ब्रेकडाउन और क्या बनता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है ये, ठीक है? कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या-क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि पूछ लिया जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या प्रोडक्ट होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या प्रोडक्ट होता है। तो ग्लूकोज जो है, जब ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, किसके प्रोसेस के थ्रू टूटता है ये? ग्लाइकोलिसिस। लिसिस मीन्स टूटना होता है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो है टूटता है, तो क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक अम्ल बनाता है, या पायरुवेट भी बोलते हैं, पायरुवेट, ठीक है? पायरुवेट, पायरुवेट बोलते हैं उसको, ठीक है? और ये कहाँ पे ये प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस? ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है, ठीक है? साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस जो है ये कॉमन होती है किसके लिए? ये सभी उसमें कॉमन होगी, किसमें? कॉमन फॉर बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें दे ये कॉमन प्रोसेस होती है। क्या होती है? कॉमन प्रोसेस होती है। कॉमन फॉर बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस जो होती है, कॉमन होती है, हमेशा कॉमन होती है ये, ठीक है? कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक? अब इसके बाद अब पाइरुवेट जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है ये फर्दर फॉर्म करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो चलिए हम देख लेते हैं एक-एक करके। मैं एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। होप सो आपको क्लियर समझ में आएगा। फ्लो चार्ट से और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? ठीक? इन द एब्सेंस ऑफ O2, एग्जांपल में हम अगर ले लिया जाए ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में, ईस्ट में और या हो प्लांट्स में। अगर O2 के एब्सेंस में पायरुविक एसिड के फर्दर क्या फॉर्म करता है? फिर फॉर्म करता है वो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, इथेनॉल प्लस CO, इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है? अब अगर बात की जाए इन द एब्सेंस ऑफ O2, और वो भी किस में बात की जाए? अगर हम मसल टिश्यू की बात की जाए, जो हमारी मसल्स होती हैं उस टिश्यू में किस प्रकार का क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है? इन मसल टिश्यू, इसमें मसल टिश्यू की अगर बात की जाए, मसल टिश्यू की बात की जाए, तो इसमें क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। क्लियर है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इसमें इथेनॉल फॉर्म होता है, ईस्ट में अगर बात की जाए, और या प्लांट्स में बात कुछ प्लांट्स में। और एब्सेंस ऑफ O2 में मसल टिश्यू की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? मसल टिश्यू की। मसल टिश्यू की अगर बात की जाए, मसल टिश्यू की अगर बात की जाए, तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। अब बात करते हैं, ये भी कहाँ पे होगा? मसल टिश्यू में अगर होता है तब। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ O2, और ये कहाँ पे अगर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे CO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है। और क्या रिलीज होता है? वाटर होता है प्लस एनर्जी। किसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है? ATP के फॉर्म में, ठीक है? ये तो हुआ एक फ्लो चार्ट के रूप में। अब बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कि फ्लो चार्ट कैसा बना हुआ है। तो मैं एक सिंगल सिंगल करके भी बता देता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। इस फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ही पूछ लेता है कि आपको क्या-क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके एब्सेंस में, या पूछ लेगा ईस्ट में जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, या पूछ लेगा प्रेजेंस ऑफ O2 में जो है क्या फॉर्म बनता है माइटोकॉन्ड्रियम जब वो अकर होता है, तो क्या-क्या फॉर्म होता है प्रोडक्ट, ये पूछ लेगा, ठीक? तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए अगर,
एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर इसको हम प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हो रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में अगर हो रहा है, ठीक? तो एक प्रोसेस तो हमने सेम बताया था, ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया गया, ठीक है? C6H12O6, ठीक है? इससे क्या बना? पायरुविक एसिड, क्या बना? पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बने इसके। फॉर्मूले की बात की जाए C3H4O3, ठीक है? सिंगल का, ठीक है? C3H4O3। अब ये तो सेम प्रोसेस था, साइटोप्लाज्म में होता है, ये दोनों में सेम होता है, चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, साइटोप्लाज्म है, ठीक? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो अब ये फर्दर देखेंगे क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन या उसका रोल नहीं है इस प्रोसेस में, ठीक है? तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? सिंपल सा बात है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ग्लूकोज टूटता है किसमें? पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, ठीक? अब बात करें आगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, कहाँ पे होता है? ये भी पूछ लेता है कि किस प्लेस पे होता है ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक? और इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 36 टू 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी करेंसी जो होती है, ठीक है? 36 टू 38 ATP जो है फॉर्म होता है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये पॉइंट जो है पूरा याद रखिएगा, ठीक? ये हो गया सिंपल टैबुलर फॉर्म में कि ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में O2 के प्रेजेंट में क्या-क्या फॉर्म करता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस उसके बाद और क्या फॉर्म करता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और उसके बाद 36 और 36 से 38 ATP जो है फॉर्म करता है। और 21 साइकिल में होता है ये। इस साइकिल का अगर नाम पूछा जाए तो क्रेब साइकिल में ये होता है, क्रेब साइकिल। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्रेब साइकिल के और भी नाम हैं जो कि एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट नेम से पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्रेब साइकिल, ठीक है? सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है? क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। लास्ट एक नाम है TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है? क्या है? क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक? इतनी बात क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या देखा? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखा, टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में तो ऑलरेडी बताया हुआ था, मैं एक-एक करके अलग-अलग पार्ट में भी बता दे रहा हूँ उसको कि क्या है, कैसे है, ठीक? तो चलिए, अब आगे बात करते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं कि क्या बनता है। होप सो आपको क्लियर होगा, पिक्चर क्लियर होगा पूरा कि रेस्पिरेशन में कैसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में देख लेते हैं, ठीक है? एनिमल्स में अगर हम देखें, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, टूटता है किसमें? पायरुविक एसिड में, ठीक है? साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 अगर ये मसल के टिश्यू में हो रहा है, मसल टिश्यू में अगर हैपन हो रहा है, किसमें होता है? इन एब्सेंस ऑफ O2 मसल टिश्यू की अगर हम बात की जाए, तो क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड होता है,
ठीक? हम कभी-कभी देखते हैं जैसे हम रनिंग-वनिंग के लिए जाते हैं, तो हमारे काफ मसल जो होती है, पैर की मसल होती है, वो रुकने के बाद बहुत अगर रिगरस एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उसको रुकने के बाद जो है हमारी थाइज़ हो गई या काफ मसल हो गई, वो दर्द करने लगती है। उसका रीज़न यही है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड जो है बन जाता है। वो हालाँकि 2-3 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जो वो सही हो जाता है, बट टेम्परेरीली जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक? लैक्टिक एसिड बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 एटीपी। 2 एटीपी बनता है सिर्फ़ और सिर्फ़। अब देखिए ड्रास्टिकली कम हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में इतने ढेर सारे एटीपी बने, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर एनिमल की बात की जाए तो इसमें सिर्फ़ 2 ही एटीपी बने, ठीक है? अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर बात की जाए या यीस्ट की बात की जाए, जो भी हो। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर बात की जाए, ठीक है? प्लांट्स की अगर बात की जाए, तो क्या फ़ॉर्म होता है? प्लांट्स में अगर हम देखेंगे, तो सेम प्रोसेस वही है, ग्लूकोज़ का बनना, मतलब ग्लूकोज़ को अगर ले रहे हैं हम 1 मॉलिक्यूल, ठीक है? होप सो आपको क्लियर होगा व्हाइट बोर्ड पे। साइटोप्लाज़्म में होता है ये, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है? पायरुविक एसिड का फ़ॉर्म हुआ, पायरुविक एसिड फ़ॉर्म हुआ। अब फर्दर क्या होता है, ये पायरुविक एसिड जो है, किसमें जाता है? 2 मॉलिक्यूल इसके बने, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल बने थे, ठीक है? पायरुविक एसिड क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, किसमें हो रहा है? एब्सेंस ऑफ O2, प्लांट टिश्यू में अगर हो रहा है, तो क्या फ़ॉर्म होता है? इथेनॉल, ठीक है? क्या फ़ॉर्म होता है? इथेनॉल फ़ॉर्म होता है, 2 CO2 फ़ॉर्म होते हैं, प्लस 2 एटीपी। क्या फ़ॉर्म होता है? 2 एटीपी फ़ॉर्म होता है। 2 एटीपी जो है फ़ॉर्म होता है, 2 एटीपी फ़ॉर्म होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में हमने देखा क्या फ़ॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फ़ॉर्म होता है। क्या फ़ॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फ़ॉर्म होता है। और प्लांट्स में क्या फ़ॉर्म होता है? इथेनॉल फ़ॉर्म होता है। ये ख़मीर में भी, यीस्ट में भी यही सेम फ़ॉर्म होता है, ठीक है? और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये फ़ॉर्म होता है। 36 टू 38 एटीपी, 6 CO2 और H2O फ़ॉर्म होता है, ठीक है? इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। मैं बार-बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ उसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो होप सो आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ लास्ट में आज की क्लास में हम और देख लेते हैं कि जो एयर का मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। अब हमारे बॉडी की तरफ अगर हम बढ़ें अगर, तो रेस्पिरेशन किस प्रोसेस के कैसे होता है, क्या-क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे रेस्पिरेशन होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर अभी आज एक जाते-जाते मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो एयर का मूवमेंट होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे होके जाता है। ठीक है? तो होप सो आपको सभी को क्लियर होगा ये चीज़, पूरा क्लियर होगा, पूरा का पूरा क्लियर होगा। व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए मैं लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, आज की क्लास में, ठीक है? तो लास्ट पॉइंट आज का ये है कि मूवमेंट ऑफ एयर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? तो उसका पाथवे हम देख लेंगे एक बार को। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, जो हमारे नाक की ओपनिंग होती है, ठीक है? वहाँ से कहा जाएगा नेज़ल पैसेज में, गुहा जो होती है, नाक की पैसेज जो होती है, नेज़ल पैसेज, ठीक है? नेज़ल पैसेज से होके फिर कहाँ जाएगा हमारा ये? फेरिंग्स में। कॉमन पाथवे था, याद है आपको? मैंने बताया था डाइजेशन चैप्टर में, फेरिंग्स, फेरिंग्स में होती है, कॉमन पाथवे होता है ये, ठीक है? कॉमन पाथवे होता है किसके लिए? फूड और एयर के लिए।
लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा? कंठ के पास जाएगा। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाएगा, तो कंठ भी बोलते हैं, ठीक है? लैरिंग्स लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा ये? ट्रैकिया में। कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद ये कहाँ पे जाएगा? ब्रोंकाई में, ठीक है? अब बात करते हैं लंग्स में एंटर कर गए हैं, अभी नीचे, ठीक? ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में इसका छोटा पार्ट और फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई जब, ठीक है? ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ जाएगा? लंग्स में जब हम एंटर पूरी तरह से कर जाएँगे तो एल्वियोली में जाएगा। रेस्पिरेशन की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत सारे प्रेज़ेंट होते हैं, इन्हीं के थ्रू जो है रेस्पिरेशन बेसिकली होता है। यही सरफेस एरिया देते हैं पूरा रेस्पायर करने के लिए। अब एल्वियोली के बाद कहाँ जाएगा? ब्लड कैपिलरीज़ में। ब्लड कैपिलरीज़ में, ठीक है? ब्लड कैपिलरीज़ के बाद कहाँ ले जाएगी ब्लड कैपिलरीज़ इनको? टिश्यूज़ में, ऊतक में लेके जाएगी। जहाँ से रेस्पिरेशन जो है कंप्लीट होता है फिर, ठीक? तो ये मूवमेंट ऑफ एयर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम था कहाँ-कहाँ? नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद नेज़ल पैसेज, फिर फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, ब्लड कैपिलरीज़, टिश्यू, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या-क्या देखा? रेस्पिरेशन की सिंपल डेफिनिशन देखी, उसके बाद ब्रीथिंग के बारे में देखा हमने और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, वो भी हमने देखा। एनारोबिक का प्रोडक्ट क्या है, एरोबिक का प्रोडक्ट क्या है, ये भी हमने देखा। ठीक है? ब्रीदिंग रेट के बारे में हमने देखा और गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, वो देखा हमने। गैसेस एक्सचेंज जो होता है, क्या कौन-कौन सी एयर जो है कितने परसेंटेज अमाउंट में जो है एंटर करती है, या एक्सहेल करती है, वो हमने देखा। और वॉल्यूम्स के बारे में भी देखा हमने कि डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स जो हमारे लंग्स में रिक्वायर्ड होती है वो कौन-कौन सी होती है वो भी देखा। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम हो गया आपका, आईआरवी हो गया, ईआरवी हो गया, आरवी हो गया। ठीक है? तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो वो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं डेली कराऊँगा 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट तो कराऊँगा ही। ठीक है? तो आज के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय। टेक केयर।